नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सिख धर्म से संबंधित 10 गुरु के बारे में। मतलब कि सिख धर्म का इतिहास हम लोग पढ़े थे और धार्मिक इतिहास हम लोग पढ़े थे और उसमें 10 गुरु के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी ले ली थी। तो आज का जो वीडियो रहेगा उन 10 गुरु के बाद जो राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ सिख धर्म से संबंधित, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, तो उस पॉइंट को हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और आज का जो वीडियो होगा हमारा, वो खास रूप से दो ऐसे महान शासक कह सकते हैं जो सिख धर्म के 10 गुरु, मतलब गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सत्ता संभाले, सिख धर्म को बचाए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो होंगे हमारे बंदा बहादुर और रंजीत सिंह के बारे में। और एक अंतिम में हम लोग देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध, मतलब अंग्रेज और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था। 2 युद्ध ऐसे होंगे जिसको हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित बात को भी हम लोग जानेंगे इसमें। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे और उम्मीद है आप लोग अपने सामने कॉपी पेन लेके बैठ चुके होंगे और बुक को भी ओपन कर लीजिएगा जहां से ये पॉइंट हम बता रहे हैं। तो वो बुक भी ओपन कर लीजिएगा ताकि समझने में और आसानी हो। और इसी वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आपको हम याद करवा देंगे ताकि इसके बाद आप लोग को कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसी वीडियो में हम लोग सिख धर्म का इतिहास भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद, मतलब सिख धर्म में 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं आए थे। उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कि सिख धर्म में इसके बाद अब कोई भी गुरु नहीं होंगे। वो जो आदि ग्रंथ था उसी को गुरु मान करके इसका आगे का धर्म चलते रहेगा। तो आप लोग देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो हुए अंतिम गुरु हुए और सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं आए। लेकिन सिख धर्म को भी बचाना जरूरी था, सिख धर्म को आगे बढ़ाना भी जरूरी था। तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे एक नाम आता है जो कि बंदा बहादुर का नाम आता है। बंदा बहादुर को हम लोग जानते हैं एक सेनापति के तौर पे, एक रक्षक के रूप में देखते हैं। तो सिख धर्म का जो इतिहास था वो बंदा बहादुर के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और बंदा बहादुर का शासन हम देखते हैं उसके बाद 1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक। मतलब कि ध्यान रखिएगा इस समय कहाँ चल रहा है, तो उत्तर मुगल काल का समय स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि अभी की स्थिति क्या है। जब बंदा बहादुर शासन कर रहा है तो अभी मुगलों की स्थिति क्या है, जहां भारत पे एक केंद्र में बैठे मुगल हैं, तो वहां पे जो है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो चुकी है और उसके बाद बहादुर शाह का शासनकाल आ चुका है। मतलब उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो चुका है और इधर बंदा बहादुर का भी काल स्टार्ट हो चुका है गुरु गोविंद सिंह के बाद। तो ईस्वी को अगर ध्यान में आप रखते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं समझ करके, रिलेट करके, तो कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि बंदा बहादुर क्या हुए। तो सिख धर्म के सैनिक के रूप में कह सकते हैं, सेनापति के रूप में कह सकते हैं, एक रक्षक के रूप में काम करना स्टार्ट किए, लेकिन ये गुरु नहीं हुए। और बंदा बहादुर खुद को गुरु का बंदा कहकर पुकारते थे, इसलिए इनका नाम जो है बंदा बहादुर के रूप में भी रखा गया। क्लियर? तो इनसे संबंधित जो इतिहास है थोड़ा सा उसको आप लोग देखिएगा कि सिख धर्म के रक्षक के रूप में कह सकते हैं और सेनापति के रूप में इन्होंने अपना पद को संभाला। बचपन का नाम हम देखेंगे यहाँ पे लक्ष्मण दास। मतलब कि ये जो थे बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण दास था। तो लक्ष्मण दास के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था? लक्ष्मण दास। क्लियर? चलिए यहाँ के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि गुरु नानक था, गुरु गोविंद नाम के सिक्के भी चलवाए थे। मतलब इसने जब शासन करना प्रारंभ किया तो गुरु नानक जो कि पहले गुरु थे हमारे और गुरु गोविंद सिंह जो कि अंतिम गुरु थे, उनके नाम के सिक्के भी अपने क्षेत्र में, जहाँ पे इनका क्षेत्र विस्तार था पंजाब में, तो वहाँ पे सिक्के भी चलवाए। तो उतना नहीं पूछता है, इसको बस आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखते हैं, आपको बताते हैं एक बात, यहाँ से रिलेट करिएगा इस बात को कि गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थी। ठीक है? तो 2 पत्नियों में 4 पुत्र थे, जिसमें से 2 पुत्र, एक फतेह सिंह, एक जोरावर सिंह को जो है मुगल दरबार के फौजदार कह सकते हैं। तो उनके द्वारा जो है दोनों पुत्र को ना चुनवा दिया गया था, मतलब दीवार में, मतलब मृत्यु कर दी गई थी उनकी। ठीक है? तो उनका बदला लेने के लिए यहाँ पे क्या किए थे बंदा बहादुर, कि मतलब गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे और उनको मरवा दिया था फौजदार वजीर खां के द्वारा, उनको चुनवा दिया गया था दीवार में। तो उन्हीं का बदला लेने के लिए बंदा बहादुर क्या किए कि वो जो फौजदार था मुगल वंश का वजीर खां, उसकी मृत्यु कर दिए कौन? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के द्वारा जब मृत्यु कर दी गई मुगल शासक जो कि केंद्र में बैठे हुए थे और करीब करीब उनका सत्ता अभी तक नॉर्मल ही चल रहा था, उनका शक्ति तो वहां पर था क्योंकि केंद्र में वो थे। तो जब हत्या कर दिया गया तो उस समय शासन चल रहा था फर्रुखसियर का। आपको पता है फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 तक रहा है। तो जब आप शासन काल को याद रखते हैं तो उससे संबंधित जो भी घटनाएं होंगी वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्रुखसियर का शासनकाल चल रहा था। 1716 ईस्वी में क्या होता है कि जब फौजदार को यहाँ पे बंदा बहादुर के द्वारा उसको मृत्यु दे दिया जाता है, फौजदार जो मुगल के दरबार में था वजीर खां को,
तो उससे दुखी होकर फर्रुखसियर क्या करता है कि बुलाता है इसको बंदा बहादुर को और गुरदासपुर में बंदा बहादुर की मृत्यु करवाता है, मतलब फांसी दे देता है उसको। तो यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आपको लोग के लिए कि 1716 ईस्वी में, 1716 ईस्वी जैसे ही आएगा तो आपको पता है कि मुगल दरबार में कौन बैठे हुए हैं, 1713 से लेकर 1719 तक किसका शासनकाल, तो फर्रुखसियर का शासनकाल रहा। और फर्रुखसियर के द्वारा ही बंदा बहादुर की मृत्यु कर दी गई, फांसी की सजा उसको दे दी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बंदा बहादुर को फांसी की सजा या बंदा बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने। कौन था, तो मुगल शासक, जिसको हम घृणित कायर के रूप में भी जानते हैं, फर्रुखसियर को घृणित कायर। तो खैर उसको हम पढ़ चुके हैं आगे। ये हो गया इससे संबंधित बात। तो बंदा बहादुर से संबंधित इतने ही बात थे जो आप लोग को ध्यान में रखने हैं। यहाँ से बचपन का नाम और फर्रुखसियर द्वारा उसको मृत्यु कर दी गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म का मिसल में बट गया। मतलब कि देखिए, बंदा बहादुर जब तक थे तो उस समय तक सिख धर्म एक अच्छा राह पर चल रहा था और काफी विस्तार भी उसमें देखा जा रहा था। लेकिन बंदा बहादुर की जैसे ही मृत्यु होती है तो उस समय सिख धर्म में क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्र अपने आपस में बट के और अपने अलग क्षेत्र का निर्माण करना शुरू करते हैं सिख में ही, जिसको हम लोग मिसल के रूप में जानते हैं। तो मिसल का अर्थ होता है समान, एक जैसा। तो यहाँ पे देखें कि बहुत सारे मिसल में बट गया, मतलब कि बहुत सारे क्षेत्र में बट गया। क्या, सिख धर्म को बहुत सारे क्षेत्र में बांट दिया गया, जिसमें से आप देखें कि टोटल 12 क्षेत्र में बांटा गया था, 12 मिसलों में इसको विभाजित किया गया था। जिसमें से 12 मिसल में से कुछ प्रमुख मिसल, सुकरचकिया मिसल जो कि काफी प्रमुख मिसल है। उसके बाद यहाँ भंगी मिसल जो कि बहुत ही शक्तिशाली मिसल के रूप में उभरा था, भंगी मिसल। फिर उसका देखेंगे अल्हुवालिया मिसल, नकी मिसल। तो जैसे ये सब नाम अगर आए कि अल्हुवालिया मिसल किससे संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है। ऐसे 12 मिसल थे, लेकिन 12 मिसल को हम लोग को पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका इतिहास नहीं है, 12 मिसल का अलग अलग इतिहास होगा, लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा था। तो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिसल जो था सुकरचकिया मिसल को माना जाता है, क्योंकि इससे संबंधित जो शासक आए, जिसका आगे आप नाम देखेंगे रणजीत सिंह, जो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो ये सुकरचकिया मिसल के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। और भंगी मिसल आपको बताया कि उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मिसल था और काफी मजबूत था। खैर इससे भी उतना जानकारी नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और बाकी मिसल आदि और भी थे, तो उसको आप लोग किताब में भी देख लीजिएगा, आते क्वेश्चन उसमें से नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब रणजीत सिंह के तरफ। तो बताइए कि रणजीत सिंह कौन है। जब बंदा बहादुर के बाद सिख धर्म 12 मिसलों में विभाजित हो गया, तो 12 मिसलों में सबसे प्रमुख मिसल कौन था, तो सुकरचकिया मिसल के सबसे प्रमुख शासक को हम लोग देखेंगे रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह काफी एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरे, मतलब सिख धर्म से संबंधित, और काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, काफी बहादुर कह सकते हैं, काफी चतुर कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ये बुद्धिमान भी थे। तो यहीं पे इनसे संबंधित इतिहास जो हम बात करेंगे वो 1792 से लेकर 1839 तक इनका शासन देखा गया। ये शासक रहे उसमें रंजीत सिंह, जो कि किस मिसल से संबंधित है, सुकरचकिया मिसल। यही सब क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, और 4 मिसल का नाम दे दिया जाएगा। तो किससे, सुकरचकिया मिसल से रंजीत सिंह का संबंध है। और ये सुकरचकिया मिसल का अगर हम बात कर लें कि ये संस्थापक कौन थे, तो चरत सिंह इनके संस्थापक थे। चरत सिंह जो कि इनके बाबा भी कह सकते हैं। और ये चरत सिंह के बेटे थे महासिंह, और महासिंह के बेटे थे रंजीत सिंह। क्लियर हो रहा है। और फिर ये भंगी मिसल के जो संस्थापक थे, इनको छज्जा सिंह थे। तो खैर इतना आप लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ सुकरचकिया मिसल के बारे में ध्यान रखिएगा कि चरत सिंह इनके संस्थापक थे और चरत सिंह के पोते थे ये रंजीत सिंह। क्लियर। चलिए अब रंजीत सिंह का इतिहास हम लोग देखते हैं। सिख धर्म से संबंधित रंजीत सिंह का इतिहास हम लोग देखेंगे। सभी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से इसको देखते रहिए, सभी बात आप लोग को याद भी हो जाएगा। रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था, 1780 में, और करीब करीब ये 12 वर्ष की अवस्था में ही सत्ता को ये अपने कब्जे में कर लिए थे। देखिए यहाँ पर 1700 उनके पिता की मृत्यु हो गई थी महासिंह की, तो उसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में इनको जो है सत्ता मिल चुकी थी। तो आप देखेंगे 1792 1839 तक इनका शासन। तो इनके पिता का नाम क्या था, महासिंह। महासिंह कौन थे, तो चरत सिंह। चरत सिंह कौन है, सुकरचकिया मिसल के संस्थापक, और उन्हीं के बेटे हैं महासिंह, और महासिंह के बेटे कौन है, रंजीत सिंह। क्लियर हो गया। तो इनका क्या काम रहा, यहाँ पे देखिएगा मिसल का एकीकरण में योगदान बहुत सारा किए थे। कौन, तो रंजीत सिंह। वो जो मिसल 12 मिसल जो बहुत अपने अपने बट गए, देखिए कहीं कोई क्षेत्र में जब एकता होती है, जब एक साथ रहते हैं तो उनका प्रभाव ज्यादा होता है, और जब मिसल में बट गए तो उनको तोड़ना अंग्रेजों के लिए और आसान हो गया था। तो इसलिए इनका योगदान जो रहा, मिसलों के एकीकरण में योगदान बहुत सारा रहा था रंजीत सिंह का। और इनसे संबंधित एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब रंजीत सिंह का शासन चल रहा था तो उस समय ईरान
मतलब वहाँ अफगान के शासक कौन थे, अहमद शाह अब्दाली के समय उनके पोते का शासनकाल आ चुका था, शाह शुजा। तो इनको गद्दी पर से हटा के जो है मोहम्मद शाह वहाँ पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। और ये शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच दोस्ती था, तो ये मदद मांगने के लिए आया रंजीत सिंह के पास। मतलब ये जो देख रहे हैं आप भारत, ये भारत है, तो ये इधर का क्षेत्र अफगानिस्तान ईरान का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र जो कि रंजीत सिंह के कब्जे में था, ठीक है। तो वो मदद मांगने के लिए आए यहाँ पर कि हमको मदद करिए, और इनके मदद से ही शाह शुजा को अफगान की सत्ता प्राप्त हुई, ठीक है। वहाँ पे सत्ता प्राप्त हुई और वहाँ के राजा बन गए थे। तो उनके द्वारा क्या किया गया कि भेंट के रूप में कोहिनूर हीरा को दिया गया, किसको, रंजीत सिंह को दिया गया। मतलब कि वो कोहिनूर हीरा जो कि आप याद करिए, आपको बताए थे हम वीडियो में कि 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा को लूट करके लेके गया था, ईरान लेके चल गया था। वो कोहिनूर हीरा शाह शुजा के द्वारा किसको प्राप्त हुआ, रंजीत सिंह को। तो यहाँ क्वेश्चन भी आते हैं कि कोहिनूर हीरा जो था रंजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था, तो शाह शुजा से। कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, मतलब उसका पोता था, ठीक है। तो ये इससे संबंधित थोड़ा सा बात था जो कि इंटरेस्टिंग है। और यही कोहिनूर हीरा देखेंगे जब रंजीत सिंह के पास आ गया, मतलब कि सिख धर्म में आ गया, सिख संप्रदाय में आ गया, लेकिन यही कोहिनूर हीरा देखेंगे आगे चल के अंग्रेजों द्वारा छीन लिया जाता है और उसको फिर ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जो कि आज भी ब्रिटेन में ही उपस्थित है। तो उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जन्म देख लिए, पिता का नाम देख लिए, मिसल का एकीकरण भी इनका योगदान रहा, उसके बाद कोहिनूर हीरा से भी संबंधित इतिहास को देख लिए। खैर कोहिनूर हीरा का जो इतिहास है काफ़ी लंबा चौला है, कहाँ वो गोलकुंडा के खान से निकला था और पूरा घूमते हुए फिर गया वो ईरान, फिर उसके बाद आया रंजीत सिंह के पास, फिर इसके बाद से वो अंग्रेज के कब्जे में चल जाएगा कोहिनूर हीरा, जो कि दुनिया में एक है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ कि 1799 ईस्वी में इसने, खैर रंजीत सिंह का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था अंग्रेजों पर कह सकते हैं, और भारत पर भी इनका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र विस्तार काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही कुशल शासक के रूप में उभरे थे रंजीत सिंह। क्लियर, तो यहाँ पे देखेंगे 1799 में क्या किए कि लाहौर पर कब्जा कर लिया, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है लाहौर पर कब्जा करके उसको राजनीतिक राजधानी बना ली है अपनी। और इनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो वो अमृतसर थी। तो धार्मिक राजधानी तो अमृतसर थी, लेकिन ये कब्जा करके लाहौर पर कब्जा करके ये उसको अपनी राजनीतिक राजधानी बना ली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब इनकी वो स्थिति बढ़ने लगी तो अंग्रेज को भी ये खलने लगा कि ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर इनके द्वारा एक और काम किया गया, जैसे कि ये भारत है तो उत्तरी क्षेत्र में आप देखते होंगे 5 नदी, सिंधु, सतलज, ब्याज, चिनाब, रावी, ये सब नदी है। तो सतलज नदी जो है उनके इधर के क्षेत्र, मतलब नीचे के क्षेत्र पर कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया। तो यहाँ पे अंग्रेजों को भी फिर लगने लगा, क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों की स्थिति हम देखते हैं, आप लोग को ध्यान होगा कि अभी ऐसी क्या स्थिति है, 1800 के करीब में ऐसी क्या स्थिति है। तो अभी की स्थिति है कि बंगाल पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, इधर मराठा भी पराजित हो चुके हैं, मैसूर भी क्षेत्र पराजित हो चुका है, और ये दोनों क्षेत्र पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। तो खैर पूरे क्षेत्र मतलब कि कह सकते हैं दक्षिण क्षेत्रों में भी अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अंग्रेजों का ये अब प्रभाव चल रहा था कि ये साजिश चल रहा था कि अब सिखों के क्षेत्र को भी हम लोग कब्जा कर लें, ताकि पूरा भारत पे हम लोग का कब्जा हो जाए। तो सिख क्षेत्र भी स्वतंत्र था। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है जब सतलज के इधर भी हमला किया गया इनके रंजीत सिंह के द्वारा, तो अंग्रेजों को लगा नहीं अब ज़्यादा छोड़ देंगे तो वो फिर आगे बढ़ने लगेंगे। तो उसी समय उस वक्त जो है अमृतसर की एक संधि देखी जाती है, जो कि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे उस समय गवर्नर जनरल जो नियुक्त किए गए थे, चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच एक अमृतसर की संधि देखी जाती है। अमृतसर में हुआ था यह संधि। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं, इसको VVI भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अमृतसर की संधि किसके बीच देखी गई थी, रंजीत सिंह कौन थे, सुकरचकिया मिसल संबंधित उनके शासक थे, और किसके बीच, चार्ल्स मेटकॉफ मतलब अंग्रेज के गवर्नर जनरल के रूप में, इन दोनों के बीच संधि हुई थी। और इस संधि में कहा गया था कि ये सतलज नदी जो है, ये जो सतलज नदी है, इसके ऊपर का क्षेत्रफल आपका अधिकार होगा। अंग्रेज के द्वारा कहा गया कि रंजीत सिंह का अधिकार ऊपर के क्षेत्र में होगा और नीचे वाले क्षेत्र पर मेरा अधिकार होगा, मेरे कब्जे में, आप हमला उस पर नहीं करिएगा। तो उसको मान भी लिया गया था और काफ़ी अच्छी संधि रही थी, कोई दिक्कत उसके बाद नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा काम ये हुआ कि 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब, 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और इसके बाद खराब समाचार ये था कि इसके बाद ऐसे कोई भी शासक नहीं आए जो अपने बल पे इस सुकरचकिया मिसल को आगे बढ़ा सकते थे, उसमें
एकीकरण भी कर सकते थे, चाहे किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पा रहे थे। तो उनके बाद हम देखते हैं कि उनके पुत्र, जिसका नाम खड़क सिंह था, इनका नाम आप सुने भी होंगे, खड़क सिंह का नाम, तो इनके पुत्र थे, रंजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह गद्दी पे आए। और इस समय तक समझिए कि अब जो है सिखों का भी पतन स्टार्ट हो गया है। जहां हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, वो मराठा पर भी अधिकार, मैसूर पर भी अधिकार, वहां बंगाल पे भी कब्जा, मुगल अब उत्तर मुगल काल चल रहा है तो मुगलों को भी पराजित कर रहे हैं बार बार। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं पलासी बक्सर का युद्ध भी हो चुका है। तो सब चीज यहाँ पे अंग्रेजों का पक्ष में था। और यहाँ पे देखेंगे कि खड़क सिंह का जब शासनकाल आया तो इनमें उतनी काबिलियत नहीं थी कि ये अपने सत्ता को आगे बढ़ा सकें और क्षेत्र विस्तार कर सकें। तो यहाँ पे इनका नाम आप सुने भी होंगे, इनसे संबंधित एक कहावत भी है जो आप लोग जानते होंगे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये कहावत आप लोग सुने भी होंगे। अगर आपने से कई लोग इसको सुने होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैंने ये कहावत सुना है। तो इनसे संबंधित बस कहावत ही है, इनकी कोई खास काबिलियत नहीं थी, इसलिए इतिहास में हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है। और खड़क सिंह की भी बहुत कम दिनों में ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो हम शासक देखते हैं वो शेर सिंह को देखते हैं। ये शेर सिंह कौन है? तो यही रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र शेर सिंह, ये पहले और दूसरे पुत्र शेर सिंह को हम लोग देखते हैं। इनका शासनकाल है, इनसे भी संबंधित उतनी कोई बातें नहीं है। इनसे संबंधित एक बात है कि इनके समय में एक युद्ध हुआ था जो कि हम आगे देखेंगे, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, चिलियांवाला का युद्ध। ध्यान रखिएगा, चिलियांवाला या चिलैयावाला का युद्ध। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार हम प्रश्न को देखे हैं। इस प्रश्न को एसएससी में खास करके उसमें देखते हैं हम कि शेर सिंह से संबंधित बस वही है कि शेर सिंह और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसको हम आगे देखते हैं। और फिर इनकी ही मृत्यु हो गई। और इनके बाद आपको बताया कि हम पतन का दौरा स्टार्ट हो चुका है, सिख में उतनी काबिलियत नहीं रह गई है कि उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर उनके अल्पवयस्क तीसरे पुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं, जो रंजीत सिंह के ही पुत्र थे, दिलीप सिंह। और इन्हीं के बाद तो पूरा इतिहास खत्म हो जाता है सिखों का। सिख जो है, सिख संप्रदाय जो है अंग्रेजों में मिल जाते हैं। तो दिलीप सिंह का जब शासनकाल शुरू हुआ तो दिलीप सिंह ये अल्पवयस्क थे, मतलब बच्चा थे एकदम। तो इनके द्वारा बस इनको शासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन सत्ता को इनकी मां के द्वारा चलाया जा रहा था, जिनका नाम माता जिंदल था। तो जिंदल के रूप में शासन देखा जा रहा था, उन्हीं पर सब भार था, उन्हीं के द्वारा पूरा इनका जो है कार्यभार संभाला जा रहा था। बस ये शासक के नाम पर थे दिलीप सिंह। तो उन्हीं के बीच देखते हैं कि अंग्रेज को यहाँ पर क्या लगा कि जब हम पूरा सत्ता, पूरा भारत पे हम कब्जा लगभग कर ही चुके हैं, तो अब ऐसा स्थिति आ चुका है कि जब सिख का भी पतन शुरू हो गया और सिख में वो काबिलियत नहीं बच चुकी है, तो चलो इसे युद्ध करते हैं और इस क्षेत्र को भी हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। अंग्रेज ये चाह रहे थे, ठीक है। तो यहीं पर देखा जाता है कि प्रथम आंग्ल युद्ध आप लोग देखेंगे। प्रथम आंग्ल युद्ध, आंग्ल का मतलब अंग्रेज और सिख का मतलब सिख, मतलब सिख और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, जो कि 1845 से 46 तक चला था, 1 साल तक चला था युद्ध। तो 1845 से 46 तक ये युद्ध चला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है ये इस बार 2019 के जो दिसंबर में दरोगा का एग्जाम हुआ था, दिसंबर में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा का, उसमें फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन थे, और 45 से 46 भी ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग कि 1845 से लेकर 1846 तक ये युद्ध चला था। और ये युद्ध में काफ़ी अच्छे से जो है अंग्रेज जीत चुके थे और सिखों का पराजय हुआ था। और इसी युद्ध के बाद 2 ऐसी संधियां हुई थी जिसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। एक लाहौर की संधि, एक भैरववाल की संधि। लाहौर भी एक जगह है, भैरववाल भी एक जगह है। तो वहीं पर यह संधि हुआ था 1846 को ही, दोनों संधि हुई थी, एक मार्च में हुई थी, एक दिसंबर में हुई थी, ठीक है। तो लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि के इस युद्ध को समाप्त किया गया था। और बहुत सारे इसमें बातें कही गई थी जो पूरे रूप से एकदम अंग्रेज के पक्ष में था। सिखों को इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, मतलब कि द्वितीय अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध हुआ, जो कि 1849 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से लेकर 1846 तक। अब क्या हो रहा है? तो अंग्रेजों का, ये सिखों का पतन हो रहा है और पूरे कब्जे में सिख संप्रदाय, मतलब जितना भी क्षेत्र सिख का था, यहाँ पे पूरा पंजाब का क्षेत्र कह सकते हैं, तो किसके कब्जे में जाने वाला था? अब अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाला था। तो यही 1849 में हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब देखते हैं, तो इसी युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको आप लोग याद रखिएगा, चिलियांवाला का युद्ध, ठीक है। चिलियांवाला का युद्ध, चिलियांवाला, इसको चिलैयावाला भी कहीं कहीं लिखता है या चिलियांवाला, जो कि कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो इधर से थे शेर सिंह और उधर से अंग्रेज के बीच हुआ था। तो ये बस याद रखिएगा आप लोग, चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में। क्लियर? तो यही सब बात जो था अंग्रेज समझ था। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे अब कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या है।
कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जब सिख संप्रदाय, सिख धर्म जो है पूरे रूप से राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही सिखों से कोहिनूर हीरा को अपने कब्जे में लेकर के ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया। और आज वो कोहिनूर हीरा का अगर इतिहास आप देखते हैं, आज अगर उसकी वर्तमान स्थिति को आप जानना चाहते हैं, तो आज ब्रिटेन की जो रानी है उनकी जो मुकुट है, मुकुट पे ही सुशोभित किया गया है, मुकुट पे ही चमकता हुआ आज कोहिनूर हीरा आपको नजर आएगा। जो कि अगर बात हम कर लें कि वास्तविक रूप से कोहिनूर हीरा किसका मतलब उसका हकदार कौन है कोहिनूर हीरा का, अभी बताइए। तो भारत ही था, क्योंकि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? तो गोलकुंडा के खान से वो आया था, कई दिनों तक भारत रहा, फिर उसका लुटेरे के द्वारा, मतलब लुटेरा ही मानेंगे ना, नादिर शाह लुटेरा था, वो आके लूट करके उसको लेके गया। फिर शाह शुजा द्वारा प्राप्त हुआ रंजीत सिंह को, पंजाब वो आया, फिर उसके बाद जो है ब्रिटेन की महारानी को गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप सुने में होंगे कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही बात हुआ उस समय, बस जिसका अधिकार हुआ उसमें उस समय उसको छीन के लेकर गए। भारत में तो यही ज़्यादा हुआ इतिहास में। आप भारत का जब इतिहास देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो यहाँ से सिर्फ लूट के ही लेके गया है, दिया कुछ कोई यहाँ पर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं कि इसी के साथ जो है सिख धर्म का इतिहास भी समाप्त हो जाता है। तो खास रूप से आप लोग ये दो चीज कंफर्म याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों और सिख के बीच। तो यहाँ पे जाके जो है अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा और अंग्रेजों का अधिकार भी हो गया। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसके बाद जो शासक आए, मतलब कि अंग्रेज में जो गवर्नर जनरल डलहौजी के नाम से आए थे, आप लोग को बताएंगे हम आगे। डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लागू की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, तो आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज को। उसी के द्वारा जो है सिख धर्म के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र थे, जितने भी मतलब पूरे एरिया को अपने में मिला लिया गया अंग्रेजों द्वारा, और सिख धर्म का राजनीतिक इतिहास वहीं पे समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद सिख धर्म का विस्तार रुक गया, वहाँ पे कोई भी गुरु कह सकते हैं, वहाँ पे कोई भी शासक नहीं आया, बस धर्म बचा हुआ था। वहाँ पे राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक क्षेत्र सबके खत्म हो चुके थे, जो किसके कब्जे में हो चुके थे? अंग्रेजों के कब्जे में चल गए थे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि अंग्रेज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय में हम लोगों ने क्या देखा कि बंगाल पे विजित कर लिया, बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया। फिर आप लोग को बताया कि सिख को अंग्रेजों ने जीत लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मराठा या मैसूर को किस तरह से अंग्रेजों को कब्जे में ले लिया जाता है। और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस चैप्टर में, आधुनिक भारत के चैप्टर में। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा इस सीरीज को पढ़ते हुए, और सभी बातें आप लोग को आसानी ढंग से सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। काफ़ी आसान है ये सब चीज़। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बनाने में या रिवीजन करने में आप लोग को सहायता हो। तो उम्मीद है आप लोग को सिख धर्म का इतिहास काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आप लोग को अब करना क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बुक को उठाना है और इस टॉपिक से संबंधित, सिख धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन को बना के देखने हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं और कितने क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है। तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में एकदम शुरू से वीडियो देखना, मतलब कुछ ही वीडियो लोड किए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो शुरू से देखना चाहते हैं, तो ऊपर देखिए एक लिंक आ रहा होगा, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, इसमें सभी वीडियोज पड़े हुए हैं। इस पे क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से एक सीरीज में वीडियो चल रहा है और काफी मजा आएगा आपको इस सीरीज को पढ़ करके। तो देखिए इस सीरीज को और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करिए और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।